नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जो कि कक्षा 10वीं का है, लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसे स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है। यह एक देश प्रेम, देशभक्ति से के प्रति जो प्रेम होता है उसकी कहानी है इसमें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए इसका प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुई है, जो इस प्रकार से है। पहले हम कठिन शब्द का परिचय ले लेते हैं, जिसे शब्दार्थ रूप में हमने प्रस्तुत किया है। वो है ऊहापोत। क्या करें और क्या ना करें, इसका निर्णय न कर पाना। बस्ट होता है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति। कमसिन यानी सुंदर। कौतुक भरी यानी विस्मय या आश्चर्य युक्त। दरकार आवश्यकता। दुर्गमनीय जिसका दमन करना कठिन हो। अवाक रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। होम कर देना, कुर्बान कर देना। अब यहाँ से ये कुछ आपके कठिन शब्द थे, वो समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ आपके प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि पहला कारण था कि चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु देशभक्त एवं देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। दूसरा, उनके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। तीसरा, नेताजी का चश्मा विहीन मूर्ति उन्हें बहुत आघात पहुंचाती थी। इसी कारण वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न नंबर 2, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसमें 3 पॉइंट आपके दे रखे हैं, का खा घा करके, और एक एक पॉइंट का हम आपको विस्तार से अर्थ बताएंगे। पहला दे रखा है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन अब मर चुके हैं और उसके समान अब देश प्रेमी ऐसा कोई बच्चा न हो जो मूर्ति पर चश्मा लगा सके। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उनके मन में सम्मान की भावना थी। उनके कैप्टन के मर जाने के बाद हवलदार साहब को लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा न होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है या उम्मीद जगाता है कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा देशभक्ति व देश प्रेम का प्रतीक है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीब और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। थर्ड आपका ग है, इसमें हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उचित साधन न होते हुए भी और किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि बच्चों में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोग के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो उठे। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, जिंदगी, सब कुछ, होम, जवानी, गृहस्थी देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना
सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया। आज जो हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण आज़ाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्त के प्रति सम्मान की भावना नहीं, तो वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बारे में ही सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पान वाला पूरी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला और मोटा है और उसकी भारी भरकम तोंद भी निकली हुई है। उसके मुंह में पान ठुसा ही रहता है, जिसके कारण बत्ती सी लाल काली रहती है। सिर पर गिरचुने बाल ही बचे हैं। स्वभाव से वह मजाकिया व चश्मे वाले पर व्यंग भी करता है, पर उसके मर जाने के बाद वह उदास भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो लड़का क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो उत्तर है, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो कि अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो कि पान वाले में या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं हैं। वह भले ही लंगड़ा है, पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता है। अतः कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी देशभक्त की भावना रखता है। अतः पान वाले की बात निंदा के योग्य है। अब है रचना और अभिव्यक्ति। रचना और व्यक्ति हम, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ामों के कारण है, इसी वजह से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। क, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। यहाँ हम हवलदार साहब की निम्नलिखित विशेषता के बारे में पता चलता है। नेताजी के रोज़ बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। खाक पाठ दे रखा है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, कैप्टन मर गया साहब। यहाँ पर हमें इसका उत्तर है, यहाँ पर हमें पान वालों की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पान वाला भावुक तथा संवेदनशील था। कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी था, इसीलिए आंखें पोंछता हुआ दुखी मन से ही बताता है कि कैप्टन मर गया। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था, भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था। कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन याद आने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गा दे रखा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में पता चलता है। वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसीलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपन्नता के कारण वह नेताजी को स्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, इसीलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। प्रश्न नंबर 7, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था,
तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वो उसे एक फौजी की तरह मजबूत एवं बलशाली समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। का दे रखा है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। खा दे रखा है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। गा दे रखा है, उस मूर्ति के प्रति अपने एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। उत्तर का हमारा प्रश्न था, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आंसर है, हम अपने आसपास के चौराहे पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें और उनके कार्य को याद करने के लिए, उन महान व्यक्ति के त्याग एवं बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, एवं लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों। हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक ओर जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ की प्रधानता दी, तो दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की है। गा दे रखा है, उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। मूर्ति के प्रति हमारे और समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हम हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करने चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्तियाँ साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो, और हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्तियों की गरिमा का ध्यान रखें। वह मूर्तियों की स्थापना स्थल पर समय समय पर विभिन्न प्रकार का आयोजन करते रहें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सामाजिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर अपने देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करना, समाज के कमज़ोर व ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, समाज की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना व समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना, जैसे कोरोना को जड़ से मिटाकर देशवासियों को सुरक्षित रखना हमारा तथा हम सबकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ चौखट चाहिए, जो तो कैप्टन किधर से लाएगा, जो तो उनको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मानक हिंदी रूपांतर, अगर कोई ग्राहक आ गया, दे रखा है कोई ग्राहक आ गया समझो,
तो अगर कोई ग्राहक आ गया, इसे हम ऐसे बोलेंगे, उसको चौड़ चौखट चाहिए और उसे चौड़ चौखट, चौड़े चौखट, चौड़ जो है चौड़े चौखट चाहिए कर देंगे। फिर तो कैप्टन किधर सलाएगा, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसकी मूर्ति वाला दे दिया, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है। फिर उधर दूसरा बिठा दिया और उसकी जगह पर दूसरा लगा देता है। नेक्स्ट दे रखा है, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। तो उत्तर क्या है, साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरे भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरे भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है और भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है। साथ ही भाषा में प्रभावमयता आ जाती है। अब है आपका व्याकरण यानी भाषा अध्ययन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में निपात छांटिए और उनके नए वाक्य बनाइए। क्या दे रखा है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। निपात उसे कहते हैं जिसमें कोई भी शब्द अपने पर बहुत ज़्यादा जोर देकर किसी बात को कहना चाह रहा है। तो दे रखा है, नगर पालिका थी तो पे प्रभाव आ रहा है, तो कुछ ना कुछ करती भी पे प्रभाव आ रहती थी। यानी सेंटेंस में हमें वो चीज़ उभारने की कुछ शब्दों द्वारा कोशिश की गई है और जिन शब्दों द्वारा कोशिश की जा रही है, जो अपना प्रभाव के द्वारा उन शब्दों को उजागर कर रहे हैं या प्रभाव दिखा रहे हैं या ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। और ये आपके व्याकरण में जो पद परिचय है उसका ही एक भाग है। तो इसको थोड़ा लेके चलेंगे क्योंकि अभी हमने व्याकरण का भी एक पार्ट हम बनाएंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, जिन शब्दों को प्रभाव द्वारा बोला जाता है, जैसे नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, तो और भी ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो कि आपके क्या हैं, निपात। नेक्स्ट दे रखा है, अब हमें क्या करना है कि इनसे वाक्य बनाने हैं। तो माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया है ना, भी आपके साथ यह भी चलेगा। मैंने एक वाक्य और दे दिया इसमें, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। खा दे रखा है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। किसी स्थानीय कलाकार को ही, यानी किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। ये नहीं ही, यानी उसको दिखा रहे कि ही जरूर हो सकता है उसी के लिए ज़रूर किया गया हो। तो इससे हमने बनाए हैं ही से, उन्हें भी आज ही आना है। हमारे देश की रक्षा नौजवानों ने ही की। नेक्स्ट दे रखा है, यानी चश्मा तो था, तो है ना, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं। ठीक, तो क्या है, मेरे पास गहने थे तो लेकिन मैंने पहने नहीं। नेक्स्ट डे मैंने एक और बना दिया इसमें, आज तो गुरु पूर्णिमा है। नेक्स्ट दे रखा है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए भी, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। 2 साल तक हल्दर साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे। तक 2 साल तक दे रखा है, तो ये तक मतलब
उस समय को निश्चित करके उस पर प्रभाव दिखाया जा रहा है। तो तक से बनता है उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। नीचे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो इसे कर्मवाच्य में जब हमने बदला तो उनके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति में फिट कर दिया जाता है। तो ये हमारे कर्मवाच्य और एक्चुअली हमारे जो वाच्य हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो उसी के अनुसार एक हमारा है कर्मवाच्य, है ना। तो वैसे होता है कर्तवाच्य और कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य में जो है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में आ जाता है। तो उसमें द्वारा लगाकर और जो है धातु का प्रयोग किया जाता है। वो आपके व्याकरण में है, उसको हम व्याकरण रूप में बताएंगे। अभी ध्यान रखना कि द्वारा लगा के सेंटेंस को द्वारा और जा धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें भी द्वारा लगाया गया है फर्स्ट वाले में, देखो वह है उसके द्वारा, है ना, उसके द्वारा। अब आगे क्या चेंज आया हमारा, अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है ना। कर देता है तो उसकी जगह क्या है, कर दिया जाता है, जाता है, जा धातु का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट दे रखा है, पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। आगे, पान वाले ने साफ बता दिया था। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। अब ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। तो मारे है ना। और ध्यान रखना इसमें कि देखो द्वारा करके एक तो हमारी जो करता है उसके साथ द्वारा जोड़ दिया इन्होंने, द्वारा करके, और गया और था वो उनके वाक्य पर डिपेंड करता है, वैसे जा धातु का प्रयोग होता है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। हलदर साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। हलदर साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। नीचे दिए वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। जैसे दे रखा है, अब चलते हैं, तो उसका चेंज करके लिखा गया है अब चला जाए। तो अब क्या दे रखा है इसमें, देखो माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता, है ना। मैं देख नहीं सकता, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता, है ना। माँ से रोया भी नहीं जाता। तो यहाँ पर से करके यूज़ किया जाता है और इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, इस तरह से है। इसमें भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, उसी को मेन बनाता है। और कर्तवाच्य में जो आपका इसमें दे रखा था, अभी ये ऊपर दे रखा है कि हाँ, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है ना। तो जो कर्म है, और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। और ये जो आपके दे रखे हैं वाच्य, ये आपके ग्रामर में है और उनसे 4 मार्क्स का भी आता है ग्रामर में। तो इसकी वीडियो में एक और अलग से बना दूँगी क्योंकि चैप्टर के पीछे दे रखा है, तो वीडियो बना के तभी अच्छे से शायद समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।